बेस्ट ब्रेन वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं संजय द्विवेदी। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ प्रश्न किए थे जिसको आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा था। कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप जरूर कमेंट करें, जिससे कि आपकी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का अंदाजा मुझको भी लगे। पहले तो मैं पिछले वीडियो क्लास के पूछे गए सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल था, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम क्यों नहीं होता? द राइट आंसर इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट कैन नॉट बी कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन के अभाव के चलते प्रोकैरियोट का डीएनए क्रोमोसोम में परिवर्तित नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटोसोम एंड काइनेटोकोर? इसका आंसर है, काइनेटोसोम is the basal body of flagella, while kinetochore is part of centromere of chromosome. काइनेटोसोम फ्लैजिला के बेसल बॉडी का दूसरा नाम है, जबकि काइनेटोकोर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का ट्रांसपेरेंट क्लियर जोन होता है, जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर को बंधने में सहयोग प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज टीलोमरेज? द आंसर इज टीलोमरेज इज एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए सिंथेसिस ऑफ टीलोमियर। टीलोमरेज वास्तव में डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो टीलोमियर के डीएनए को रेप्लिकेट करने में सहयोग करता है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनोसिटिक सेल एंड सिंसिशियल सेल? द आंसर इज मल्टीन्यूक्लिएट प्लांट सेल इज कॉल्ड सिनोसिटिक सेल एंड द मल्टीन्यूक्लिएट एनिमल सेल इज कॉल्ड सिंसिशियल सेल। मल्टीन्यूक्लिएट प्लांट की सेल को हम सिनोसिटिक कहते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट एनिमल सेल को हम लोग सिंसिशियल सेल कहते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिड नेटवर्क एंड क्रोमोसोम? यह भी पिछले वीडियो लेक्चर से संबंधित था और इसका आंसर है, इन केस ऑफ इंटरफेस chromatin network is thin thread-like uncoiled structure which become coiled thick structure in the form of chromosome during cell division. इंटरफेस की सेल में जो थीन थ्रेड लाइक उलझा हुआ धागे सदृश जो संरचना थी, सेल डिवीजन के दौरान वही क्वाइलिंग करके थिक हो जाती है और उस थिकेंड पार्ट को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर के लिए आपको इसमें जो कमेंट करने हैं, जिस सवाल पे कमेंट करने हैं, वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस कहां होती है या नहीं होती है? Where is site of photosynthesis in prokaryote? There is no photosynthesis in prokaryote? The second question is, the type of respiration, which type of respiration is reported in RBC? RBC में किस प्रकार का respiration होता है? The third question is, which cell organelle is responsible for formation of cell plate of cell wall? सेल वॉल की सेल प्लेट को बनाने वाले सेल ऑर्गेनेल को जिम्मेदार सेल ऑर्गेनेल कौन है? द फोर्थ क्वेश्चन इज, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं? विच सेल ऑर्गेनेल इज रिगार्डेड एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल? एंड लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, वेयर इज द साइट ऑफ ग्लाइकोसिलेशन इन सेल? सेल में ग्लाइकोसिलेशन कहां होती है? इन पांचों सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर, इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाकर आप दीजिएगा और इंतजार करिएगा अगले वीडियो लेक्चर का, जिसमें हम इस सब के जवाब भी दे देंगे। अब हम
साइटोलॉजी द यूनिट ऑफ सेल के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। उसका अंतिम पड़ाव है सेल डिवीजन। हम आज उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सेल थ्योरी का एक विशेष पॉइंट है omnicellular e-cellular. This point was proposed by R. Birko and translated as a new cell always arises from pre-existing cell. एक नई सेल पहले से एग्जिस्ट करती हुई सेल से बनती है। The formation of new cell from pre-existing cell is known as cell division or cell reproduction और सेल फॉर्मेशन और सेल मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रहे, हर नई सेल पुराने जीवित कोशिका से ही बनती है। यह सेल का कैरेक्टर है, सेल थ्योरी का पार्ट है। और नई सेल का पुरानी जीवित कोशिका से बनना सेल डिवीजन है। अब नया सवाल, सेल डिवीजन किस उद्देश्य से होता है? व्हाट इज द पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन? The answer is cell division is necessary for growth in multicellular organisms. यदि कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ बिना सेल डिवीजन हो ही नहीं सकती। सच तो यह है, सेल डिवीजन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड, सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाना चाहता है तो वह सेल को ही बना सकता है, क्योंकि देयर इज नो लाइफ आउट ऑफ ए सेल। सेल के बाहर तो जीवन है ही नहीं, तो नया जीवन बनाने के लिए नई सेल बनानी पड़ेगी। और तीसरा, द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिक्वायर सेल डिवीजन। शरीर की कोशिकाएं समय के साथ नष्ट होती रहती हैं, जैसे हम लोगों की आरबीसी की एक उम्र है और वो नई नई बनती भी रहती है, तो बनेगी कैसे? सेल डिवीजन से। यानी 3 पर्पज है सेल डिवीजन के। पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन और तीसरा मेंटेनेंस एंड रिपेयर। एक नया सवाल, कोई सेल डिवीजन के लिए कैसे डिसाइड करती है? सारी सेल तो डिवाइड नहीं करती। क्यों डिसाइड करती है, कैसे डिसाइड करती है? इसका भी आंसर। सेल के दो जो ट्रू सेल डिवीजन करते हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, यानी उनके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर जीन है और जीन का काम है कैरेक्टर को कंट्रोल करना। हर ऑर्गेनिज्म की पहचान उसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर हर ऑर्गेनिज्म का फिक्स है। इसका मतलब कि उसके जीन फिक्स हैं। इसका मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट है। इसका मतलब उसके क्रोमोसोमल कंपोनेंट कांस्टेंट है। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, और ब्रेन के बारे में सुना हुआ अलग अलग स्पीशीज के ब्रेन का क्यूबिक सेंटीमीटर वैल्यू फिक्स है। जैसे होमो सैपियंस सैपियंस का भी क्रेनियल कैपेसिटी सीसी वैल्यू फिक्स है। इसी तरह से न्यूक्लियस का साइज भी हर स्पीशीज के सेल का फिक्स है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की संख्या फिक्स है। फिक्स मींस कांस्टेंट है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सेल की साइज बढ़ती है। इसका अर्थ है निकला कि न्यूक्लियस की साइज तो फिक्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट है। साइटोप्लाज्म के इंक्रीज करने से फेवरेबल कंडीशन में सेल की साइज बढ़ जाती है, और इस साइटोप्लाज्म में लाइफ रिलेटेड प्रोसेस यानी मेटाबॉलिज्म चलते हैं, जिनका कंट्रोल न्यूक्लियस को करना है। एक समय ऐसा आता है कि साइटोप्लाज्म का इतना वॉल्यूम बढ़ जाता है कि न्यूक्लियस के क्रोमोसोम उस पर कंट्रोल ठीक से नहीं रख पाते। एंड दैट पॉइंट इज द आर पॉइंट। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन। आर पॉइंट मीन्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एट दिस पॉइंट ए सेल डिसाइड्स टू डिवाइड। इसका अर्थ यह हुआ कि सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच एक स्पेसिफिक रेशियो है। जो मेंटेन रहे तो सेल डिवाइड नहीं होती,
और जो मेंटेन रहने के आगे बढ़ने लगती है तो सेल आर पॉइंट को अचीव कर जाती है। दैट इट्स स्पेसिफिक रेशियो इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब रही बात कि कोई सेल ये कैसे जान जाती है, उसका खुद को ये ज्ञान कैसे होता है कि हम आर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यानी उस वॉल्यूम का रेगुलेशन कौन करता है? इसका आंसर है ये स्पेसिफिक प्रोटीन, वी प्रोटीन। A specific protein, V protein, is responsible for maintenance of nucleocytoplasmic index of a cell. V protein determines the R point, restriction point, at which a cell decides to divide. There are some specific chemicals, proteins, which catalyze cell division. For example, kinins, cyclins, etc. अब आते हैं इस सेल डिवीजन के प्रकार कितने होते हैं, जानिए। ट्रू सेल डिवीजन तो दो ही प्रकार का है, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसके अलावा भी सेल के डिवाइड करने के ढंग है। उसमें से एक का नाम फ्री सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन जो प्रक्रिया है वो ये कहती है कि ए न्यू सेल ऑलवेज एराइजेस, यानी हम लोगों की बातचीत से एक चीज क्लियर हो गई कि कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले वो इतना अपना साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ा लेती है जिससे कि उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल संभव नहीं होता, और वह पॉइंट वॉल्यूम का जहां पे यह डिसीजन आता है उसको रिकॉग्नाइज करने वाली प्रोटीन का नाम वी प्रोटीन है, और उस पॉइंट को हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट या आर पॉइंट कहते हैं। इस तरह से आर पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर कोई सेल डिसीजन लेती है कि अब हमें डिवाइड करना है। यदि कोई सेल डिसीजन ले ले, आर पॉइंट अचीव्ड हो जाए, फिर भी उसमें फर्दर ग्रोथ ना हो, तो ऐसी सेल को हम G0 फेज में कहते हैं। इफ ए सेल do not proceed beyond G1 phase even after R point, then it is said to be in G0 phase or antiphase. The term antiphase for G0 phase was proposed by Lagthe, Lagthe. There are some proteins which also catalyze cell division. For example, kinins, साइक्लिन्स etc. अब आते हैं कि जो सेल का डिवीजन है यह मुख्यतः कितने प्रकार का है। ट्रू सेल डिवीजन तो दो ही प्रकार के हैं। जो सोमैटिक सेल में होता है उसे हम माइटोसिस कहते हैं, जो रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सेल या जर्मिनल सेल में होता है उसे हम मियोसिस कहते हैं। फिर भी कुछ और ढंग से सेल डिवीजन देखा गया है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। पहला, एक सेल डिवीजन का नाम है फ्री सेल डिवीजन। बात को स्पष्टता से हम बता रहे हैं। सेल डिवीजन कहती है कि ए न्यू सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज सेल डिवीजन। फ्री सेल डिवीजन कहता है न्यू सेल अराइजेस नॉट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बट विद इन प्री एग्जिस्टिंग सेल। एग्जाम्पल लेके बता दें। फंगस में स्पोरेंजियम होता है, उसमें न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, और स्पोरेंजियम का साइज बढ़ता चला जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, और अंततः वह साइटोप्लाज्म अनेक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इकट्ठा है अनेक स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरेंजियम में स्पोर का बनना एक सेल से सेल का बनना नहीं हुआ, एक सेल में सेल का बनना हुआ। इस वजह से इसको फ्री सेल डिवीजन कहते हैं। इट इज मेनली रिपोर्टेड इन फंजाई एंड हायर प्लांट्स, स्पेशली इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ साइकस। इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे एग्जाम के लिए। द एंडोस्पर्म ऑफ साइकस इनकाउंटर्ड फ्री सेल डिवीजन। ऐसा इसलिए हम याद रखने को बोल रहे हैं
क्योंकि यह गुण हायर प्लांट्स का नहीं है, यूकैरियोटिक सेल्स का नहीं है, फिर भी यहां पाया गया है। एक और दूसरे प्रकार का सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं एमाइटोसिस। ए इज द प्रीफिक्स यूज फॉर एब्सेंस। वह सेल जिसमें डिवीजन हो लेकिन माइटोसिस न हो तो उसको हम एमाइटोसिस कहेंगे। एमाइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय रेमार्क, RAMARK। In this kind of division, cytoplasm divides without respect to genetic material. साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल का बंटवारा बराबर बराबर नहीं होता। It is characterized by division of genetic material in nearly 2 equal halves. लगभग 2 बराबर भागों में जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। It is mainly reported in prokaryotic cell, where there is no observation of chromosome as well as spindle fiber. ध्यान रखना है, ये सारी चीजें माइटोसिस में होने वाली हैं। ये माइटोसिस में वो गुण होंगे जो माइटोसिस में नहीं हो पाते। अब बात करते हैं ट्रू सेल डिवीजन की। बताया मैंने कि ट्रू सेल डिवीजन तो 2 ही है, एक को माइटोसिस बोलते हैं, एक को मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस मुख्यतः सोमैटिक सेल का डिवीजन है। जर्मिनल सेल में भी माइटोसिस हो सकती है उनकी संख्या की वृद्धि के लिए, लेकिन मियोसिस का गुण जर्मिनल सेल में ही होता है। मियोसिस इज रिपोर्टेड मेनली इन जर्मिनल सेल्स। मियोसिस अकर्स ओनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, इन दोनों सेल डिवीजन में सबसे पहले सेल को डिवीजन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। इसका मतलब कोई सेल बार बार सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकती। उसको डिवीजन के बाद नेक्स्ट डिवीजन से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसी प्रिपरेशन में उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स चेंज होता है। साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में। And that time gap between 2 successive cell division, 2 क्रम से आने वाले सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम गैप है, is known as growth phase or preparatory phase or interphase. After interphase, there is the phase of division. That may be mitosis or meiosis. Interphase of both mitosis or meiosis are almost similar. Meiosis और माइटोसिस के इंटरफेज लगभग दोनों के समान है। A cell capable of division go through a successive series of steps collectively named as cell cycle. वह कोई सेल जिसमें डिवीजन की क्षमता है उसको क्रम से एक सीरीज में स्टेप्स से गुजरना होता है और उन सारे स्टेप्स का सामूहिक नाम, कलेक्टिव नाम सेल साइकिल है। इट मीन्स सेल साइकिल इज इक्विवेलेंट टू इंटरफेज प्लस फेज ऑफ डिवीजन। फर्दर, इंटरफेज इज सब डिवाइडेड इंटू 3 स्टेप्स: G1 phase, S phase and G2 phase. This way, cell cycle is equal to G1 plus S plus G2 plus M phase. आगे की बात को हम बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखें। सबसे ऊपर लिखा है सेल साइकिल, नीचे लिखा है ग्रोथ फेज या इंटरफेज प्लस फेज ऑफ डिवीजन और इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है एम फेज। एम स्टैंड्स फॉर आइदर माइटोसिस और मियोसिस। फिर नीचे लिखा है G1 प्लस S प्लस G2 प्लस M फेज। जी, अभी भी इसको मैं समझा ही रहा था। ग्रोथ फेज के 3 भाग हैं। ग्रोथ फेज के 3 भाग हैं। पहले भाग को G1, दूसरे भाग को S फेज और तीसरे भाग को G2 फेज कहते हैं। एम फेज फेज ऑफ डिवीजन है। यहां यह भी याद रखना है इंटरफेज इज लॉन्गर देन फेज ऑफ डिवीजन। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है
कि सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है? आंसर है इंटरफेज। फिर आगे पूछा जाएगा इंटरफेज में सबसे बड़ा स्टेप कौन होता है? आपका आंसर है एस फेज। एस फेज इज लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेज। बात को समझते हैं। इंटरफेज क्या है? टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। दो क्रम से सेल डिवीजन के बीच के गैप को इंटरफेज कहते हैं। आगे इसके बारे में लिखा गया है इट इज लॉन्गर देन द फेज ऑफ डिवीजन। हाँ, ये बात सही है। और तीसरे नंबर पर लिखा गया है इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 सक्सेसिव स्टेप्स। ध्यान रखें, ये स्टेप अपने आप से क्रम नहीं बदल सकते, क्रम से आने वाले स्टेप्स हैं। और इनमें पहला इंटरफेज का पहला स्टेप है G1 फेज। G1 फेज इज फाउंड इन बिटवीन साइटोकाइनेसिस एंड एस फेज। एस फेज और साइटोकाइनेसिस के बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम G1 कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंटरफेज में जो टर्म G यूज किया जा रहा है इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक गैप 1 जो पहले नंबर का गैप हुआ, इंटरवल हुआ, और दूसरे का मतलब है G का ग्रोथ, जिसमें सेल ग्रो कर रही है, डिवीजन नहीं कर रही है। G1 फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला पॉइंट बताया गया है प्रेजेंस ऑफ, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मेटाबोलिकली मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियस। पूछा जाएगा सेल साइकिल के दौरान न्यूक्लियस सर्वाधिक एक्टिव कब होता है? आपका आंसर है G1 फेज में। इसका दूसरी पहचान है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ mRNA, tRNA, rRNA, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। इस फेज में G1 फेज में mRNA बनेगा, tRNA बनेगा, rRNA बनेगा। ये सब मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, जिससे मेटाबॉलिज्म चलेगी। इन सबको बनाने के लिए राइबोसोम की जरूरत होगी, यानी वो भी बनेगा। और इस तरह से सेल बहुत ही एक्टिव रहेगी। लेकिन यहां जो ध्यान देने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन तो बनेगा बट देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। प्रोटीन बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन G1 फेज में नहीं बनेगा। साथ ही डीएनए का भी कोई निर्माण नहीं होता, यानी डीएनए कंटेंट, जेनेटिक कंटेंट इज अनचेंज्ड ड्यूरिंग G1 फेज। अगला पॉइंट बताया गया है R पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन G1 फेज। R पॉइंट वही है जो हम पहले बताए हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को किस फेज में सेल साइकिल के ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज R पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड इन G1 फेज। G1 फेज में ऑब्जर्व किया जाता है। आगे, ए सेल इज सेड टू बी इन G0 फेज इफ इट डज नॉट प्रोसीड बियॉन्ड G1 फेज। कहा गया कि एक सेल को हम G0 फेज में मानेंगे यदि वह G1 फेज से आगे न बढ़े। अब आया कि G0 फेज की सेल कहीं होती भी है क्या? G0 फेज की सेल का एग्जाम्पल कहां मिलता है? आंसर है एग्जाम्पल का द सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर ऑफ रूट अपेक्स। रूट मेरिस्टम में जो क्विसेंट सेंटर है उसकी सेल्स G1 फेज में नहीं, G1 फेज से आगे नहीं बढ़ती, यानी वो G0 फेज में होती है। जब उनका मेरिस्टेमेटिक सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तब इस क्विसेंट सेंटर की सेल डिवीजन में अपना योगदान देती हैं, अदरवाइज वो क्विसेंट बनी रहती है। अगले फेज का नाम है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एस फेज। एस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। यदि एक शब्द में बोलना हो तो हम बोलेंगे क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स। क्रोमोसोमल कंपोनेंट्स। S phase is characterized by synthesis of DNA and histone proteins, that is chromosomal components. आगे की बात, a cell as a result of S phase, यदि कोई सेल डिवीजन करने वाली सेल है तो as a result of S phase
number of genes per chromosome become double। चूंकि डीएनए की और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो एस फेज के पश्चात प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन की संख्या दोगुनी हो जाएगी। लेकिन बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर न्यूक्लियस रिमेन सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, लेकिन क्रोमोसोम पे जीन की संख्या दोगुनी हो जाएगी। उसको एक डायग्राम से हम दिखाए हैं। यहां एक क्रोमोसोम है जिसपे जीन के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। यह सेल एस फेज से गुजर रही है, तो क्या होना है, ये नंबर ऑफ जीन्स डबल हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ 1 1 2 2 3 3 4 4 हो गए, लेकिन क्रोमोसोम काउंटिंग में सेम रहेगा। यही पहचान है एस फेज की। यानी किसी सेल में 10 क्रोमोसोम हो तो एस फेज के पश्चात भी 10 क्रोमोसोम रहेंगे, लेकिन यदि उस 10 क्रोमोसोम पे 100 जीन हो तो एस फेज के पश्चात 200 जीन हो जाएंगे। अब अगला स्टेप है G2 फेज। G2 phase is characterized by doubling of cell organelle, ribosomes and centrioles। G2 phase की पहचान है कि सेल ऑर्गेनेल, राइबोसोम, सेंट्रियोल सब सेल ऑर्गेनेल ही हैं। ये G2 फेज में डबल हो जाते हैं क्योंकि सेल आगे चल के डिवाइड होने वाली है। द कंपोनेंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। जो स्पिंडल फाइबर के कंपोनेंट है अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, वो भी यहां सिंथेसाइज हो जाते हैं। एक बात और, लॉन्गेस्ट फेज एनिमल का G1 फेज होता है, लेकिन प्लांट्स में एस फेज होता है। जब प्रश्न में प्लांट और एनिमल न बताया गया हो तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज का आंसर एस फेज ही है। अब इंटरफेज के आगे हम सेल डिवीजन यानी फेज ऑफ डिवीजन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले बताया, ट्रू सेल डिवीजन 2 हैं, उसमें से पहले नंबर पे जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो माइटोसिस है। माइटोसिस मुख्यतः सोमैटिक सेल में होती है। माइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन एनिमल सेल। इन प्लांट, माइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय E. स्ट्रासबर्गर, STRASSBURGER। Mitosis is a type of cell division where two daughter cells are formed, which are exactly similar to their mother cell in respect to genetic material. The genetic material of daughter cells produced in mitosis are exactly similar in quality and quantity to genetic material of mother cell. माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनेंगी और उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल पूर्ण रूप से समान होगा उस सेल से जिससे वो स्वयं उत्पन्न हुई हैं, जिसे हम मदर सेल कहते हैं। द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस इन प्लांट इज ऑनियंस रूट टिप। सबसे अच्छा मटेरियल जिसपे माइटोसिस की पढ़ाई प्लांट में की जाती है वह प्याज का रूट अपेक्स है, ओनियंस रूट टिप है। द बेस्ट सुटेबल एनिमल मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस इज सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो की सेल्स एनिमल्स में माइटोसिस की पढ़ाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब जरा इनके खुद के प्रकार के बारे में बताते हैं। माइटोसिस कई प्रकार का होता है। एक माइटोसिस को हम इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स लाइक अमीबा। इन दिस केस इवेंट्स टेक प्लेस विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस में माइटोसिस के सारे स्टेप्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, यानी देयर विल बी नो ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेकेंड टाइप ऑफ माइटोसिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। जस्ट उसका अपोजिट है। इट इज रिपोर्टेड इन मल्टीसेलुलर सेल्स वेयर माइटोटिक इवेंट्स टेक प्लेस विथ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब तीसरे प्रकार के ऊपर आते हैं, उसका नाम है एस्ट्रल माइटोसिस
also called amphiestral mitosis. It is reported in animals where centrioles form astral rays during cell division. चौथा प्रकार है anastral mitosis. Anastral mitosis is reported in plants where astral rays are not formed, but there are formation of spindle fiber. एक पांचवा प्रकार भी बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस. इट इज वेरी कॉमन इन mammalian liver. It is involved division of chromosome without division of nucleus. Therefore, number of chromosomes per nucleus increased. अब हम माइटोसिस को कंप्लीट करने वाले प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस वास्तव में कैरियोकाइनेसिस है. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग हुआ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम माइटोसिस या मियोसिस के नाम से पढ़ते हैं. यानी माइटोसिस मियोसिस में हम कंप्लीट सेल का डिवीजन न पढ़कर न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ते हैं. फिर आगे चलकर सेल का डिवीजन पढ़ते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. यानी सेल डिवीजन के दो भाग हो गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. इसी कैरियोकाइनेसिस को हम दो भागों में पढ़ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, जिसका पहला भाग हम पढ़ रहे हैं. माइटोसिस इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज कंप्लीटेड इनटू 4 सक्सेसिव स्टेप्स. 4 क्रम से आने वाले स्टेप मिलकर माइटोसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं. पहला प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेज. सेकेंड प्रोसेस इज मेटाफेज. थर्ड प्रोसेस इज एनाफेज एंड फोर्थ प्रोसेस इज टीलोफेज. अब हम इनमें से एक एक को 1 by 1 बताएंगे. सामने बोर्ड पर प्रोफेज के बारे में बताया गया है. जैसा कि लिखा है कि प्रोफेज इज फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस. आगे लिखा हुआ है इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस. प्रोफेज अकाउंट्स फॉर 2 to 3% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल. ये माइटोसिस के सबसे बड़े फेज का नाम है. प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग थीन थ्रेड लाइक अनकॉइल क्रोमेटिन. इसका जो क्रोमेटिन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि इंटरफेज में था. कुछ समय बाद जब प्रोफेज समाप्त होने को होता है तो उसको हम लेट फेज बोलते हैं. और एट लेट प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू ब्रेक. जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो जाती है. एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग. जो सेल का न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है. साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है वो ये है, क्रोमेटिन नेटवर्क बिकम कंडेंस्ड एंड थिक टू फॉर्म क्रोमोसोम. जो क्रोमेटिन का नेटवर्क है वो थिक हो जाता है, कंडेंस घना सघन हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. ये जो सामने डायग्राम है ये अर्ली प्रोफेज का है, जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये उलझा थीन थ्रेड लाइक क्रोमेटिन है और ये डार्क कलर का न्यूक्लियोलस है. अब जब यह लेट प्रोफेज में होगा तो इसका कन्वर्जन देखिए. लेट प्रोफेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट इज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जगह जगह से टूटने लगी है. यही नहीं, जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो कंडेंस्ड और थिक हो गया है और वह क्रोमोसोम के रूप में अपीयर हो रहा है, और जो न्यूक्लियोलस था वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है. इस तरह से प्रोफेज की प्रोसेस, अर्ली प्रोफेज की प्रोसेस लेट प्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है और इस दौरान क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है. माइटोसिस के नेक्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं, जिसका नाम मेटाफेज है. ये प्रोफेज के बाद आता है और एनाफेज से पहले होता है. इसकी पहचान है कि इस दौरान क्रोमोसोम में हाईएस्ट लेवल की कॉइलिंग और कंडेंसेशन होती है.
Metaphase is characterized by highest degree of coiling and condensation in chromosome. और इस वजह से क्रोमोसोम्स बिकम, ध्यान दें, थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। एग्जाम में पूछा जाएगा क्रोमोसोम थिकेस्ट कब ऑब्जर्व होते हैं? आंसर है मेटाफेज। शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम कब ऑब्जर्व होता है? आंसर है मेटाफेज। यही नहीं, एक और सवाल का आंसर पढ़िए। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें साइज और नंबर आता है, इज स्टडीड एट मेटाफेज। साइज ऑफ क्रोमोसोम की पढ़ाई भी मेटाफेज में की जाती है। अगली पहचान है जो लेट प्रोफेज से लिया गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं। आगे के स्टेप्स पहचान क्या है इनकी? यदि सेल एनिमल की है, इन एनिमल एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में मेटाफेज के दौरान सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज बनेगा। यदि सेल प्लांट की है, इफ इट इज प्लांट सेल, देन स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। यानी एनिमल के मेटाफेज में एस्ट्रल रेज बनेगा सेंट्रियोल से, और प्लांट के मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बनेगा माइक्रोट्यूब्यूल से। इस स्पिंडल फाइबर का बनना, द स्टडी ऑफ स्पिंडल फाइबर, एक विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उस माइक्रोस्कोप का नाम है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, POLARIZING, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। यही स्पिंडल फाइबर 3 कैटेगरी के होते हैं। जो स्पिंडल फाइबर पोल से बाहर की तरफ निकले हैं, उनको हम एस्ट्रल फाइबर कहते हैं। जो एक पोल को दूसरे पोल से जोड़ रहे हैं, उसको हम पोलर फाइबर कहते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को जोड़ते हैं क्रोमोसोम के, उनको हम काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। यानी ये जो फाइबर हैं 3 प्रकार के हैं, और इनका बनना जिस माइक्रोस्कोप के सहारे किया जाता है उसका नाम पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप है। अगले इवेंट के दौरान मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर एट मेटाफेज इज नोन एज कांग्रेशन। ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम का मेटाफेज में लगना कांग्रेशन कहलाता है। एक विशेषता है मेटाफेज में क्रोमोसोम के इक्वेटर पर लगते समय, एक विशेषता यह है कि क्रोमोसोम के दोनों एंड दोनों पोल की तरफ प्रोजेक्ट किए रहते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्रोमोसोम का एक एंड एक पोल की तरफ है, दूसरा एंड दूसरे पोल की तरफ है। ऐसा ही सारे क्रोमोसोम के जो बीच का भाग होता है डिवाइडिंग सेल का, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। जो स्पिंडल फाइबर एक पोल से दूसरे पोल को अटैच किया हुआ है, उसको हम पोलर फाइबर कहते हैं। और जो क्रोमोसोम को अटैच किया है उसको हम काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। ध्यान रखना है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। यहां हमने 2 डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटते हुए दिखाई गई है, जो कि अर्ली मेटाफेज की पहचान थी। दूसरे डायग्राम में ये बिल्कुल क्रोमोसोम कंडेंस्ड और थिकेस्ट हैं, इक्वेटर पे अरेंज हैं, स्पिंडल फाइबर बन चुका है और क्रोमोसोम से अटैच हो चुका है, यानी कांग्रेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। इस स्टेप्स को हम लेट मेटाफेज कहते हैं। तीसरे स्टेप का नाम माइटोसिस के एनाफेज है। एनाफेज is shortest phase of mitosis. It accounts only 0.5% of total time of cell cycle. एनाफेज की पहचान है, एनाफेज is characterized by splitting of chromatid in longitudinal direction, followed by division of
सेंट्रोमियर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम के भुजाओं को क्रोमेटिड कहते हैं, जिसपे जीन की संख्या ऑलरेडी एस फेज के बाद डबल हो गई है। उनमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्प्लिटिंग होना है। यही नहीं, इस स्प्लिटिंग के साथ ही सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम में बदल जाएगा। अब हम 2 पॉइंट बोलते हैं। सेल में जीन का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है, जबकि क्रोमोसोम का डबलिंग या डुप्लीकेशन एना फेज के बाद होता है। एना फेज में लास्ट में होता है। यह डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह वह क्रोमोसोम है जो माइटोसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आफ्टर एस फेज जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोमल कंपोनेंट डबल हो गए थे, इसलिए इस एक क्रोमोसोम पे जीन की संख्या 2 गुनी हो गई। यहां पे 4 जीन थे, अब यहां संख्या में 8 जीन हो गए। अब यह एनाफेज आएगा तो क्या होगा, ये ऊपर में एरो नीचे लगा, ये ऊपर और नीचे से स्प्लिटिंग करेगा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड। परिणाम आपके सामने है। इसके दोनों क्रोमेटिड फट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी वो सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ है और अगले ही स्टेप में एनाफेज के ही दौरान डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होगा और जिसके चलते एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे, 1 और 1। दोनों एक दूसरे के ठीक समान होंगे और ये दोनों अपने मदर क्रोमोसोम की तरह समान होंगे और ये पूरा स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड और डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कंप्लीट होता है एनाफेज में। यानी एज ए रिजल्ट ऑफ एनाफेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए डिवाइडिंग सेल बिकम डबल। अगली पहचान है कि ये जो क्रोमोसोम है, आफ्टर डबलिंग क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। किसके सहयोग से? विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, प्लांट में और एनिमल में एस्ट्रलेज। ये कैसे स्पिंडल फाइबर इनको वापस करेगा? जैसे हम पतंग की डोर को छोड़ते हैं तो पतंग दूर चली जाती है और उसकी डोर को लपेटते हैं तो वापस चली जाती है। ठीक वही प्रक्रिया यहां अपनाई जाएगी। स्पिंडल फाइबर में जब कंडेंसेशन होता है तो स्पिंडल फाइबर की लेंथ बढ़ जाती है, जब डीकंडेंसेशन होगा तो उसकी लेंथ घट जाती है। यानी एनाफेज में डीकंडेंसेशन होता है जबकि मेटाफेज में कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम का मूवमेंट जो स्पिंडल फाइबर के सहारे हो रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज इज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। स्पिंडल फाइबर का बनना पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप से था। अब एक सवाल पूछा गया कि क्रोमोसोम के मूवमेंट की स्पीड क्या है? यहां आंसर लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम की स्पीड है 0.2 मीटर पर मिनट। ये सेल बहुत छोटी है, आंख से दिख नहीं सकती, नेकेड आई से ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसका मतलब बहुत ही जल्दी एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दैट्स वाई एनाफेज इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। एक अगला सवाल पूछा जाता है कि एक क्रोमोसोम को इक्वेटर से अपोजिट पोल पर ले जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? आंसर लिखा हुआ है, अबाउट 30 ATP रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटर टू अपोजिट पोल। लास्ट पॉइंट, जब हम क्रोमोसोम को मूवमेंट कराते हैं तो उसकी भुजाओं के हिसाब से उनका शेप पता चलता है। वो रॉड शेप है, वी शेप्ड है या एल शेप्ड है। यदि एक्रोसेंट्रिक होगा तो रॉड शेप है, मेटासेंट्रिक होगा वी शेप्ड है, और यदि सब मेटासेंट्रिक होगा तो एल शेप्ड होगा। एंड दिस शेप ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो स्टडीड एट एनाफेज। लास्ट फेज माइटोसिस का टीलोफेज है। टीलोफेज इज लास्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस। टीलोफेज की पहचान है कि जो स्टेप्स प्रोफेज में हुए थे वही अपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स्ड हो जाते हैं। टीलोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। इनके बारे में फिर से बताते हैं।
telophase is characterized by uncoiling of chromatin, appearance of न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है। क्रोमेटिन की अनकॉइलिंग होने से वो थीन थ्रेड लाइक अनकॉइल हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने के चलते एक डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियाई की संख्या 2 हो जाती है। यहां ध्यान से देखें, लिखा है एज ए रिजल्ट ऑफ टेलोफेज 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन ईच डिवाइडिंग सेल। हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यह शुरुआत का आफ्टर एनाफेज यह स्टेप था जिसमें स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर ले जा रहे हैं। जब हम लेट टेलोफेज में आएंगे तो ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गए। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और इसके बनते ही एक सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गया। ध्यान रखिए, जीन का डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन एनाफेज में हुआ और न्यूक्लियस का डिवीजन टेलोफेज में हुआ। अंतिम स्टेप में सेल का डिवीजन होगा जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। टेलोफेज के चलते एक मदर सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी हैं। अब बस उन्हें 2 सेल में कन्वर्ट होना है और वह प्रोसेस साइटोकाइनेसिस के नाम से जानी जाती है। साइटोकाइनेसिस टर्म जिसने दिया उसका नाम व्हाइटमैन है, WHITEMANN। ध्यान रहे, बायोलॉजी की पढ़ाई में एक ब्लैक मैन भी है। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रपोज किया था। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम माइटोसिस के नाम से पढ़ चुके हैं। प्लांट के साइटोकाइनेसिस के दौरान इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस अकर्स विथ फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यानी प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट बनने के साथ होती है और दिस सेल प्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रैग्मोप्लास्ट और ये सेल प्लेट फ्रैग्मोप्लास्ट से बनती है। फ्रैग्मोप्लास्ट का सिक्रीशन डिक्टियोसोम के द्वारा होता है। इस तरह वह सेल ऑर्गेनेल जो सेल प्लेट और सेल वॉल बनाती है उसका नाम डिक्टियोसोम है। यही नहीं, इस सेल प्लेट के बनने का डायरेक्शन भी है, मोस्टली फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी रीजन की तरफ बनता है। यदि सेल एनिमल की है तो सेल वॉल होगी ही नहीं, जब सेल वॉल नहीं होगी तो सेल प्लेट की भी जरूरत नहीं है। फिर इस केस में साइटोकाइनेसिस अकर्स विथ द हेल्प ऑफ सेल फरो फॉर्मेशन और इसका डायरेक्शन है ऑलवेज फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। किस प्लेन में सेल डिवाइड करे, किस प्लेन में सेल वॉल बने या किस प्लेन में सेल फरो बने, इसका तय करना भी पहले से फिक्स है। द प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज डिटरमाइंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। इट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स हु डिटरमाइन द प्लेन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन और सेल फरो फॉर्मेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 स्टेप हुए, जीन का डबल होना एस फेज में, क्रोमोसोम का डबल होना एनाफेज में, न्यूक्लियस का डबल होना टेलोफेज में और सेल का डबल होना साइटोकाइनेसिस में। इफ क्रोमोसोम्स डिवाइड, क्रोमोसोम में डिवीजन हो बट न्यूक्लियस ऑफ डिवाइडिंग सेल डज नॉट डिवाइड, यदि ऐसा हो जाए तो सच न्यूक्लियस आर कॉल्ड रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, RESTITUTION, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। और ऐसा वेरी कॉमन है, इट इज वेरी कॉमन इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इट इज नॉट एम्ब्रियो, इट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म। इट इज एंडोस्पर्म। हम इसको डायग्राम से देखते हैं। ये प्लांट सेल है जिसमें बाहर सेल वॉल है जो इसकी पहचान है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई टेलोफेज में बन चुके थे। अब सेंटर टू पेरीफेरी
ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं। यही सेल प्लेट फ्रैग्मोप्लास्ट से बना है जिसका सिक्रीशन डिक्टियोसोम्स के द्वारा होगा। यदि एनिमल की सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने के नाते फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर श्रिंक करेगी और इसको हम बोलेंगे सेल फरो फॉर्मेशन से ये फाइनली डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरह से एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगी जिसके जेनेटिक मटेरियल मदर सेल की ही तरह होंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात याद रखें कि इस वीडियो क्लास के शुरू में जो 5 सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब देना कमेंट में ना भूलिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं उनका आंसर दूंगा जिससे आप मैच कर सकते हैं। थैंक यू।